आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। यह केस भारत की पहली मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गुर्दी का है। मोनिका की हत्या की वजह और हत्यारे द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीके ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। दरअसल तारीख 6 अक्टूबर 2016 थी। मोनिका गुर्दी भारत के प्रसिद्ध राज्य गोवा के संगोल्डा नाम के एक गांव में रहती थी। गोवा अपने मशहूर बीच, संस्कृति, जलवायु और ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको रोजाना रंग बिरंगी वास्तुकला, हरियाली और खूबसूरत सूर्यास्त देखने का मौका भी मिल सकता है। दरअसल मोनिका संगोल्डा गांव में सपना राज वैली नाम की एक सोसाइटी में 3 बेडरूम वाले किराए के अपार्टमेंट में रहती थी। हमेशा की तरह सुबह करीब 9 से 10 बजे मोनिका की नौकरानी उसके घर पहुंचती है और मोनिका के अपार्टमेंट की घंटी बजाती है। हालांकि अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर नौकरानी फिर से घंटी बजाती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह कई बार आवाज लगाने की कोशिश करती है और 3-4 बार और घंटी बजाती है। साथ ही वह दरवाजा खटखटा है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती और कोई दरवाजा नहीं खोलता। नौकरानी को यह स्थिति बहुत अजीब लगती है, क्योंकि मोनिका ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। अब थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए वह मनी के भाई आनंद गुर्दी, जो मुंबई में रहते हैं, को फोन करती है और उन्हें पूरी स्थिति बताती है। इसके बाद मोनिका के भाई आनंद मोनिका के फोन पर फोन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वह फोन करके अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मोनिका फोन नहीं उठाती। इसके बाद आनंद मोनिका की पड़ोसी को फोन करता है, जो बगल के अपार्टमेंट में रहती थी, और मोनिका उसके लिए डुप्लीकेट चाबी भी छोड़ गई थी। आनंद के फोन करने के कुछ देर बाद ही महिला डुप्लीकेट चाबी लेकर मोनिका के घर के बाहर पहुंच जाती है। इसके बाद वह उसी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलती है और जैसे ही मोनिका की पड़ोसन और उसकी नौकरानी घर में दाखिल होती है, दोनों चीखने लगती हैं, क्योंकि मोनिका बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी। उसके हाथ बिस्तर के पीछे बंधे हुए थे और उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। साथ ही मोनिका बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। यह सब देखकर मोनिका की पड़ोसी तुरंत पुलिस को बुलाती है। इसके तुरंत बाद गोवा पुलिस कुछ महिला पुलिस अधिकारियों, एक एम्बुलेंस और डॉक्टरों के साथ मोनिका के अपार्टमेंट पर पहुंचती है। हालांकि जब कुछ डॉक्टर मोनिका के शरीर को ढकते हैं और उसकी नब्ज जांच है, तो पता चलता है कि मोनिका की मौत हो चुकी है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर कमरे की तलाशी ली जाती है। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे अपार्टमेंट में कहीं भी जबरन घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। कमरे में अंडे के छिलके मिले थे, जिससे पता चलता है कि हाल ही में उन्हें खाया गया था। फिर मोनिका के पर्स की जांच की गई, लेकिन कुछ डेबिट कार्ड के बिलों के अलावा पुलिस को उसमें कोई सबूत नहीं मिला। अब सबूत तलाशने के लिए पुलिस सोसाइटी में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर विचार करती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उस सोसाइटी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसके अलावा पुलिस अपना राज वैली में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ करती है। हालांकि पिछले एक दिन में किसी ने भी मोनिका के घर में किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते नहीं देखा। फिर भी पुलिस चोरी के एंगल से भी जांच करती है, लेकिन मोनिका के फ्लैट से ऐसी कोई चीज गायब नहीं थी, जिससे यह संकेत मिल सके कि यह हत्या चोरी के लिए की गई थी। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस का मानना है कि जिसने भी मोनिका की हत्या की है, उसे उसके बारे में कुछ जानकारी जरूर होगी, क्योंकि फ्लैट में कोई भी जबरदस्ती घुसा नहीं था और घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। हालांकि मोनिका शादीशुदा थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते वह 1 साल से अकेली रह रही थी। इसलिए पुलिस का शक सबसे पहले मोनिका के पति भरत रामामृत पर जाता है। इसके बाद पुलिस उससे इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता जिससे उस पर शक हो। दरअसल मोनिका मुंबई के पूर्व जज रमेश गुर्दी की बेटी थी और वह शुरुआत में फोटोग्राफर थी, लेकिन बाद में उसने परफ्यूम पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह कम समय में ही एक सफल परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। अपने पेशे के चलते मोनिका न सिर्फ अपने समाज में, बल्कि पूरे शहर में काफी मशहूर थी। अक्सर उसे बड़े बड़े कारोबारियों के साथ घूमते देखा जाता था। इसलिए जैसे ही मोनिका की हत्या की खबर सामने आई, पूरा गोवा राज्य सदमे में आ गया।
उस समय देश के हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी और जनता जानना चाहती थी कि आखिर वह रहस्यमय हत्यारा कौन है। इसी बीच मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि मोनिका की मौत दम घुटने से हुई है और यह भी साफ हो जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। वैसे भी पुलिस ने अब तक हर एंगल से मामले की जांच की थी, लेकिन उन्हें ना तो कोई संदिग्ध मिला था और ना ही कोई सुराग। लेकिन फिर उस शाम जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी को अचानक याद आता है कि उन्हें मोनिका के पर्स से कुछ डेबिट कार्ड के बिल मिले थे, लेकिन पूरी तलाशी के दौरान उन्हें कोई डेबिट कार्ड नहीं मिला था। इसके बाद गोवा पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिलों को लेकर बैंक से संपर्क करती है और उस कार्ड के ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच करने का अनुरोध करती है। पता चलता है कि 6 अक्टूबर की सुबह 6:00 बजे पोरवारी इलाके के एक एटीएम में इस कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। पोरवारी में सपना राज घाटी से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इसके बाद पुलिस ने बैंक को इस कार्ड पर नजर रखने और पोरवारी में एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करने का निर्देश दिया। उस कार्ड से पैसे निकालने वाले लड़के का चेहरा एटीएम कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज हाथ में लेकर गोवा पुलिस सपना राज घाटी पहुंचती है। जैसे ही स्थानीय लोग इस फुटेज को देखते हैं, वे तुरंत फुटेज में दिख रहे लड़के को पहचान लेते हैं और उसकी पहचान राजकुमार के रूप में करते हैं, जो यहाँ पुराना सुरक्षा गार्ड हुआ करता था। हालांकि चोरी के आरोप में उसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता थी, क्योंकि इस मामले में पहली बार पुलिस के पास संदिग्ध का नाम और चेहरा था। अब जब पुलिस राजकुमार की पृष्ठभूमि की जांच करती है, तो उन्हें पता चलता है कि 21 वर्षीय राजकुमार पंजाब राज्य के बठिंडा शहर का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले भी कई चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस के पास राजकुमार के बारे में सारी जानकारी थी, लेकिन अब चुनौती यह थी कि उसे कैसे पकड़ा जाए। इसलिए राजकुमार को पकड़ने के लिए गोवा पुलिस मोनिका के डेबिट कार्ड से अगले ट्रांजैक्शन का इंतजार करने लगी। कुछ समय बीतता है और अचानक पुलिस को पता चलता है कि हाल ही में इस कार्ड का इस्तेमाल करके बेंगलुरु शहर के एक एटीएम से कुछ पैसे निकाले गए हैं। आपको बता दें कि संगोल्डा गांव से बेंगलुरु शहर करीब 370 मील दूर है। यह देखते ही गोवा पुलिस तुरंत हरकत में आई और बेंगलुरु शहर की पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक की, तो उसमें भी राजकुमार का चेहरा साफ दिखाई दिया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने राजकुमार की फोटो ली और उस एटीएम के आसपास के सभी होटलों और लॉज में पूछताछ शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक होटल के रिसेप्शन पर एक आदमी राजकुमार की फोटो पहचानता है और कहता है, हाँ, इस चेहरे वाला एक आदमी हमारे होटल में रुका हुआ है, लेकिन वह अब भी किसी काम से बाहर गया हुआ है। इसके बाद उसी होटल के बाहर सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस अधिकारी खड़े होकर राजकुमार के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही राजकुमार थोड़ी देर बाद होटल में वापस आता है, पुलिस अधिकारी उसे पहचान लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब चूंकि पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में थे, इसलिए राजकुमार उन्हें पहचान भी नहीं पाता और ऐसे ही मोनिका की हत्या के 2 दिन बाद 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को बेंगलोर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर गोवा पुलिस से संपर्क किया जाता है। इसके बाद गोवा पुलिस बेंगलोर पहुंचती है और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर राजकुमार को गोवा ले जाती है। अब पूछताछ शुरू होती है और पुलिस की सख्ती से पूछताछ के चलते राजकुमार मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर लेता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुना देता है और कहानी कुछ इस तरह से होती है। दरअसल जून के महीने में 39 साल की मोनिका अपने परफ्यूम के बिजनेस के लिए गोवा शिफ्ट होने का फैसला करती है, जिसके लिए मोनिका किराए का फ्लैट तलाशना शुरू कर देती है और 7 जून 2016 को वह फ्लैट देखने के लिए सपना राज घाटी पहुंच जाती है। सोसाइटी के गेट पर मोनिका की मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार से होती है और सोसाइटी के मैनेजमेंट ने राजकुमार को पहले ही फोन करके बता दिया था कि एक महिला फ्लैट देखने आएगी, इसलिए उसे फ्लैट दिखाओ। इसके बाद राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है और फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ होता यह है कि फ्लैट दिखाने के दौरान राजकुमार मोनिका से एक तरफा प्यार करने लगता है।
अब दिन रात वह मोनिका के बारे में ही सोचता रहता था। करीब 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन राजकुमार बहुत खुश होता है क्योंकि उस दिन मोनिका अपना सामान लेकर सपना राज वैली में शिफ्ट होने आई थी। उसके बाद मोनिका राजकुमार को बताती है कि उसने जो फ्लैट उसे दिखाया था, वह फ्लैट उसने ले लिया है। अब राजकुमार बहुत खुश था, इसलिए वह खुद 2 लोगों की मदद से मोनिका का सामान उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। राजकुमार ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह मोनिका से बार-बार मिलना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से उसे मोनिका को देखने और मिलने के ज्यादा मौके नहीं मिल पाते थे। लेकिन फिर एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपने मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि वह अपनी ड्यूटी के साथ साथ सोसाइटी की गाड़ियों की सफाई और मेंटेनेंस का काम भी करना चाहता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। राजकुमार की जरूरत सुनने के बाद मैनेजर भी उसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह राजकुमार कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेगा और सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। हालांकि राजकुमार के मन में कुछ और ही था और इसके बाद वह सीधे मोनिका के अपार्टमेंट में जाता है। इसके बाद वह मोनिका से कहता है कि अब वह उसकी कार भी साफ कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मोनिका भी इस बात पर सहमत हो जाती है क्योंकि उसे अपना बिजनेस संभालने के साथ घर के काम करने का समय नहीं मिलता था। अब राजकुमार मोनिका की कार साफ करने लगा और चाबी बदलने के बहाने मोनिका के अपार्टमेंट में भी जाता, जहां वह मोनिका से दिन में 3-4 बार मिलता। लेकिन इसी कार की सफाई की वजह से एक दिन राजकुमार की नौकरी चली जाती है। हुआ यूं कि एक दिन मोनिका की छतरी उसकी कार से गायब हो जाती है। मोनिका राजकुमार से इस बारे में पूछती है, लेकिन वह कहता है कि उसे कार में कोई छतरी नहीं दिखी। इसके बाद मोनिका सोसाइटी प्रबंधन से शिकायत करती है और कहती है कि आज सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों का सामान भी पहले की तरह गायब हो गया है। अगर सोसाइटी में ऐसी घटनाएं होती रही तो इससे सोसाइटी की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अब मोनिका की शिकायत सुनने के बाद सोसाइटी प्रबंधन इस मामले को गंभीरता से लेता है और जांच शुरू करता है। तब पता चलता है कि मोनिका के अलावा राजकुमार ही सफाई के लिए मोनिका की कार खोलता था। इसके बाद जिस गार्ड रूम में राजकुमार रहता था उसकी तलाशी ली जाती है और वहां से मोनिका का छतरी भी बरामद होता है। अब चूंकि सोसाइटी में चोरी की घटनाएं पहले से ही आम थीं, इसलिए मोनिका का छाता मिलने के बाद शक पूरी तरह राजकुमार पर जाता है। नतीजतन 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है। राजकुमार पहले मोनिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसके मन में मोनिका के लिए नफरत की भावना घर करने लगती है। हालांकि नौकरी से निकाले जाने के बाद राजकुमार गोवा के पंडा इलाके में मजदूरी करने ले लगता है, लेकिन वहां भी वह कुछ ही दिन काम करता है। इस दौरान उसकी मुलाकात मोनिका से 2 बार होती है और वह उससे चोरी की शिकायत वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका साफ मना कर देती है। अब यह सुनकर राजकुमार को और भी गुस्सा आता है, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद राजकुमार नौकरी की तलाश में चेन्नई पहुंचता है, फिर वहां से मुंबई जाता है और आखिर में कुछ समय पुणे शहर में काम करता है। हर जगह राजकुमार छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है, लेकिन जब उसे कहीं कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तो वह 2 अक्टूबर 2016 को गोवा वापस लौट आता है। लेकिन इस बार उसने गोवा में कुछ प्लान किया हुआ था। उसके मन में अभी भी मोनिका के लिए काफी नफरत थी। अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को दोपहर में राजकुमार फिर से सपना राज वैली पहुंचता है। वह मेन गेट से सोसाइटी में दाखिल होता है और संयोग से उसे अंदर घुसते हुए कोई नहीं देख पाता। फिर वह सीधा मोनिका के नीचे वाले अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वह देखता है कि मोनिका की कार वहां खड़ी नहीं है। यह देखकर वह समझ जाता है कि मोनिका इस समय घर पर नहीं है। हालांकि वहां से जाने के बजाय राजकुमार सोसाइटी में मोनिका के आने का इंतजार करने का फैसला करता है। अब चूंकि राजकुमार सोसाइटी के हर रास्ते से वाकिफ है, इसलिए वह सोसाइटी की छत पर छिपने का फैसला करता है, क्योंकि आमतौर पर छत पर कोई नहीं आता। इस बीच राजकुमार बार बार नीचे देखता है और मोनिका की कार को चेक करता है, लेकिन पूरा 3 अक्टूबर बीत जाने के बाद भी मोनिका की कार नहीं दिखती। फिर अगले दिन 4 अक्टूबर आता है, लेकिन मोनिका की कार फिर भी नहीं दिखती और फिर 4 अक्टूबर भी बीत जाता है।
5 अक्टूबर को सुबह से राजकुमार ने मोनिका की कार को कई बार चेक किया, लेकिन वह नहीं दिखी। अब उसे छत पर रुके हुए करीब 2 दिन हो चुके थे। इस दौरान छत पर ना तो खाने को कुछ था और ना ही पीने को कुछ। कई बार राजकुमार का मन वहां से चले जाने का हुआ, लेकिन बदले की आग ने उसे जाने नहीं दिया और इसी बदले की आग में जलते हुए राजकुमार ने 5 अक्टूबर 2016 को दोपहर से 3:30 के आसपास 48 घंटे से ज्यादा भूखे प्यासे छत पर गुजारे। राजकुमार एक बार फिर नीचे आया और इस बार उसने मोनिका की कार खड़ी देखी। इसका मतलब था कि मोनिका घर लौट आई थी। यह देखकर राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर वह वापस छत पर चला गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। इसके बाद वह शाम करीब 6:30 पर नीचे आता है, बजाता है। तभी मोनिका पूछती है, है तो वह खुद से है। यह सुन मोनिका दरवाजा खोलती है, लेकिन ऐसे ही वह दरवाजा खोलती है, राजकुमार उसे जोर से धक्का देता है और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। इससे पहले कि मोनिका कुछ समझ पाती, राजकुमार जेब से चाकू निकालता है और उसे चेतावनी देता है, अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। फिर भी मोनिका खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन राजकुमार उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। फिर राजकुमार मोनिका को डराते धमकाते और काबू में करते हुए बाथरूम में ले जाता है। इसके बाद वह चाकू की नोक पर मोनिका को जबरदस्ती बेडरूम में ले जाता है, उसे बेड पर लिटा देता है। पहले उसके दोनों हाथ बेड के पीछे बांध देता है, फिर उसके दोनों पैर भी बांध देता है। अब राजकुमार चाकू की नोक पर मोनिका से पैसे मांगता है। खुद को फंसता देख मोनिका भी काफी घबरा जाती है, इसलिए वह राजकुमार से कहती है, पर्स में जितने भी पैसे हैं सब निकाल लो। इसके बाद राजकुमार मोनिका का पूरा पर्स खाली कर देता है। पर्स से करीब 000 निकलते हैं, लेकिन राजकुमार की इच्छा इतने से संतुष्ट नहीं होती और वह मोनिका से और पैसे मांगता है। तो मोनिका कहती है, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत है तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, इसे ले लो और एटीएम से पैसे निकाल लो। राजकुमार डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं जानता था, फिर भी वह मोनिका से इसका इस्तेमाल करना सीखता है। तो मोनिका सिलसिलेवार तरीके से उसे पैसे निकालने का तरीका बताती है, एटीएम मशीन में कार्ड कैसे डालना है, फिर भाषा का चयन कैसे करना है और फिर सीक्रेट पिन कैसे डालना है, और साथ ही वह उसे अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर भी बताती है। मुझे लगता है शायद उस स्थिति में मोनिका को लगता है कि अब राजकुमार उसे छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और फिर वह पुलिस में शिकायत करेगी और डेबिट कार्ड की लोच के जरिए राजकुमार पकड़ा जाएगा। लेकिन राजकुमार पैसे और कार्ड ले लेता है और मोनिका के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। यह सब करने के बाद अब उसे पता चल गया था कि मोनिका कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह बड़े आत्मविश्वास के साथ वहां से चला जाता है और फिर किचन में चला जाता है। वह फ्रिज से पानी निकालता है, अंडे उबाल है, बड़े आराम से उन्हें खाता है और उसे कोई जल्दी भी नहीं थी। वह बड़े आराम से खा पी था, क्योंकि उसे पता था कि मोनिका बुरा में रही है। अब वह फ्रिज से आइसक्रीम भी निकालता है और खाता है, साथ ही वह चॉकलेट भी खाता है। यानी 2 दिन से छत पर जो भूख प्यास उसे सता रही थी, वह सब अब शांत हो गई है। यह सब करते करते रात करीब 12 बज गए थे। जब उसका पेट फिर से भर जाता है तो वह मोनिका के पास लौटता है। वह उसका फोन ले लेता है, हालांकि वह लॉक था, लेकिन राजकुमार मोनिका पर दबाव डालकर उसे अनलॉक कर देता है। फिर रचल फोन पर एक एडल्ट साइट खोलता है और उसे जबरदस्ती 3 एडल्ट वीडियो दिखाता है। यह सब महसूस करके मोनिका और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि राजकुमार अब उसे जाने नहीं देगा। फिर राजकुमार मोनिका के पैरों से रस्सी खोलता है और उसकी कमर से नीचे के सारे कपड़े उतार देता है। फिर वह अपनी वह इच्छा पूरी करता है जो मोनिका को पहली बार देखने के बाद से उसके मन में थी। अब तक करीब 2 बजे थे और राजकुमार मोनिका के अपार्टमेंट में करीब 8 घंटे से था। जब राजकुमार की इच्छा पूरी हुई, वह पहली बार घबरा जाता है जब उसके मन में यह सवाल उठता है कि क्या मोनिका उसे अच्छे से जानती है, और अगर वह मोनिका को जिंदा छोड़ देता है तो वह पुलिस को इस बारे में बता देगी और फिर राजकुमार को सजा मिली। इसलिए राजकुमार ने उसी बिस्तर से एक तकिया उठाया और मोनिका का मुंह दबाना शुरू कर दिया, और तब तक दबाता रहा जब तक वह मर नहीं गई। फिर राजकुमार आराम से वहां से उठा और फिर से बाथरूम में चला गया। उसके बाद राजकुमार नींद नहीं आई।
फिर वह नहाया और 6 अक्टूबर 2016 को सुबह 3:30 पर अंधेरे में चुपके से सपना घाटी से बाहर निकल गया। फिर सुबह 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वह बेंगलुरु चला गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद सभी पुलिस अधिकारी काफी हैरान रह गए। उसके बाद गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ सारे सबूत जुटा है। फिर 6 जनवरी 2017 को हत्या, बलात्कार और डकैती के आरोप में 228 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है। हालांकि इस केस की सुनवाई अभी भी चल रही है। देखते हैं अपराधी को कब सजा मिलती है। अगर इस केस में कोई अपडेट आता है तो हम आपको चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के जरिए अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मोनिका गुर्दी मर्डर केस की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।